Hello guys, welcome back to the Gorea channel. Today we are gonna learn what is the growth curve of microorganism, mainly bacteria. So let's start our lecture. First, I will like to tell you what is bacterial growth curve or simply a growth curve. when जब हम बैक्टीरिया और फंजाई को किसी भी कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेट करने के बाद उसको हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जब बैक्टीरिया उसमें धीरे धीरे करके ग्रो होता है, तो जब ग्रो करता है तो एक वो साइकिल और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ का। तो जब उस बैक्टीरियल काउंट, जब बैक्टीरिया उसमें आ गया है, उसमें मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, तो उस आफ्टर द इनोकुलेशन जब उसको हम टाइम के साथ प्लॉट करेंगे, जब उसको हम टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो एक कर्व टाइप का ऑब्टेन्ड होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो जब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात होती है, इसमें एक वर्ड आता है, इसमें टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या होता है? जब एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, उससे दो डॉटर सेल बनेगी, तो उसके बीच में 1 से 2 होने के बीच में जो टाइम रिक्वायरमेंट है, जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम। और जो जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम है, ये एक ऑप्टिमम कंडीशन और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही होता है। These are the example of bacterium of various generation time. लाइक इसीचिया का लाइक जनरेशन टाइम है वो है 17 मिनट, और जिसका मीडियम है वो है ग्लूकोज प्लस सॉल्ट। सेकेंड है बेसिलस मेगाटेरियम, उसका भी जो मीडियम है वो है सुक्रोज प्लस सॉल्ट, और उसका जनरेशन टाइम है 25 मिनट। मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होने में उसको लगेगा 25 मिनट्स। तो सबसे ज़्यादा जो जनरेशन टाइम है वो है माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ का, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का। इनका जनरेशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसमें 4 फेज मेन होते हैं। 4 फेज कौन कौन से मेन होते हैं? एक होता है, फर्स्ट है लैग फेज, सेकंड है एक्सपोनेंशियल और इसको बोलते हैं लॉग फेज भी, थर्ड है स्टेशनरी फेज, और फोर्थ है डेथ फेज। जो एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में और भी फेसेस आते हैं, लाइक ट्रोफोफेज और इडियोफेज, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट है लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है? इट इज़ ए फर्स्ट मेजर फेज। माइक्रोऑर्गेनिज्म का ये सबसे पहला मेजर फेज है जिसमें कि बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब ये तो इंडस्ट्रियल वे में है, लाइक कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का हमने फ्लास्क में हमने एक कल्चर मीडिया है, लिक्विड कल्चर मीडिया है, उसको हमने लिक्विड कल्चर मीडिया में ऑर्गेनिज्म को हमने इनोकुलेट कर दिया और उसको उस पर कैप लगा दिया या कॉटन प्लग लगा के उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया। तो देन उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, मतलब एक क्लोज कंटेनर। बैच फर्मेंटेशन का मतलब है क्लोज कंटेनर में फर्मेंटेशन करना, मतलब ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करेगा। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इसके अंदर न्यू इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। जैसे न्यू इन्वायरमेंट, जैसे कि आपने पहला जो कल्चर मीडिया था, जैसे पहले आपने कल्चर मीडिया, जिस आप सब कल्चर कर रहे हैं, सपोज करिए आपने पहला कल्चर मीडिया लिया था न्यूट्रिएंट अगार, बट आपने दूसरे जब उसको सब कल्चर करा तो आपने उसको सब कल्चर का मेकोंग के अगार पे। तो मेकोंग के अगार की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी इंग्रेडिएंट्स है, उसकी कंपोजिशन है, वो न्यूट्रिएंट अगार से काफ़ी डिफर है। तो उसको न्यू इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो लैग फेज में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? न्यू इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है। इसमें लैग फेज में साथ में क्या होता है? स्लाइट इंक्रीज इन सेल मास और वॉल्यूम। तो सेल का साइज होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बट उसका जो सेल नंबर है वो नंबर नहीं बढ़ते। प्रोलॉन्ग्ड बाय लो इनोकुलम वॉल्यूम, पुअर इनोकुलम कंडीशन
एंड एज ऑफ इनोकुलम पुअर न्यूट्रिएंट पुअर मीडियम। अगर लैग फेज अगर बड़ा हो गया है, लैग फेज बड़ा किस कारण होगा, लैग फेज बड़ा इस कारण होगा कि जैसे हमने न्यूट्रन नगार था पहले, अब हमने उसको सब कल्चर करा है मैकोंकी पे, तो लैग फेज बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों लैग फेज बड़ा होगा, उसको नए इन्वायरमेंट में हमने उसको डाल दिया है। अगर उसको न्यूट्रन नगार से न्यूट्रन नगार में ही उसको हम इनोकुलेट करते तो लैग फेज छोटा होता, बिकॉज उसका पहले वाला फॉर्मर इन्वायरमेंट और जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है वो दोनों सेम है। तो इसके कारण भी लैग फेज बड़ा हो सकता है। और किस लिए बड़ा हो सकता है कि जो लो इनोकुलम वॉल्यूम है, हमने जो इनोकुलम लिया उसकी वॉल्यूम कम ली है, उसका अमाउंट कम लिया है, कैलिब्रेटेड लूप से लूप कैलिब्रेटेड है बट उसका अमाउंट हमने कम लिया है, तो उसके कारण भी हो सकता है। जो इनोकुलम है वो पुअर कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, डेड होने वाला है ऐसा, जिसमें कि डेड सेल का अमाउंट ज़्यादा है। एज इनोकुलम की, जो इनोकुलम बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर ज़्यादा पुराना इनोकुलम है तो भी हमारा लैग फेज बड़ा हो सकता है। जो न्यूट्रिएंट पुअर मीडियम, जो हमारा अगर न्यूट्रिएंट जो हमारा मीडियम है वो उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट बहुत कम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट अपटेक करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो लैग फेज हमारा बड़ा हो सकता है। Lag phase necessary for variety of reasons. First of all, new enzymes are synthesized in lag phase. Cell may be old and deplete of ATP, essential cofactor, and ribosomes, which must be synthesized before growth can begin. Medium may be different from one the microorganism was growing in previously, hence new enzyme would be needed to use different medium. Possibly the microorganism have been injured and required time to recover. These ये सारे पॉइंट वही है जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, वही पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। मल्टीपल लैग फेस हो सकते हैं, लाइक डायोक्सिक ग्रोथ, अगर एक मीडियम में दो शुगर प्रेजेंट है, लाइक ग्लूकोज और लैक्टोज, तो पहले ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, देन लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, तो उसमें मल्टीपल लैग फेज भी हो सकते हैं। इसके कारण भी जो हमारा लैग फेज है वो बड़ा हो सकता है। फिर है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज सेकेंड फेज। इन दिस फेज सेल हैव एडजस्टेड टू देयर न्यू इन्वायरमेंट एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम तक वो अपने न्यू इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो चुका होता है, एडजस्ट हो चुका होता है, और इस फेज में वो अच्छे से जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ये सेकंड मेजर फेज है और इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसको हम लॉगैरिथमिक ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, या लॉग फेज, इस तीन नाम से इसको जानते हैं। The cell are dividing at constant rate, resulting in an exponential increase in the number of cell present. इसमें जो सेल का नंबर होगा वो इंक्रीज होगा, जो न्यूट्रिएंट अगर एक्सेस में होंगे, एंड ऑर्गेनिज्म आर ग्रोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। बैलेंस ग्रोथ होगा, ऑल कंपोनेंट ऑफ दिस सेल ग्रो एट सेम रेट। बैलेंस ग्रोथ है तो मतलब जितने भी कंपोनेंट है सेल के वो सेम रेट पे ग्रो करेंगे। Growth rate is independent of nutrient concentration as nutrients are in excess. Cell growth is often substrate limited as depicted in figure 2. जैसे ये फिगर है हमने, इसमें क्या दिखाया है कि जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पर 1, 5, 10, मतलब ये यूएम माइक्रोन में ही ऐसी ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो अब जो सेल ग्रोथ है वो भी क्या होती है, सबस्ट्रेट डिपेंडेंट भी होती है कई बार, कि मतलब सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है, मतलब किस टाइप के उसमें सबस्ट्रेट है, जितना उसमें अमाउंट होगा सबस्ट्रेट का उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होएगी, अगर ग्लूकोज का अमाउंट कम है तो थोड़ी स्लो ग्रोथ होएगी। ये है फंजाई का फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, लाइक कि मतलब फंगल के फंजाई कैसे ग्रो करती है। जो बैक्टीरिया है वो तो ऐसे ग्रो करते हैं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करते हैं ना, बट जो फंगल ग्रोथ है वो क्या करती है, पहले उसमें पैलेट फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जैसे फंगस है ये, अब बीच में इसमें देखो ये इसके माइसीलिया बन रहे हैं,
ठीक है, मतलब पैलेट फॉर्मेशन पहले इसमें होएगी, देन उसके बाद फंगस क्या करती है पूरे मीडियम में जो डिफ्यूज़न ऑफ द मीडियम इनटू द पैलेट, मतलब कि जो मीडियम पैलेट में मीडिया का डिफ्यूज़न होना स्टार्ट होता है। जो फंजाई बैक्टीरियल ग्रोथ अलग वे में होती है और जो फंजाई की ग्रोथ है वो थोड़ा डिफरेंट वे में होती है। फंजाई में माइसीलियम होते हैं तो उसमें पैलेट फॉर्मेशन के उसमें पहले होती है, देन बैक्टीरिया में बाइंड्री उसमें होती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फंगल एंड माइसीलियम, फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब आता है डेसोलेशन फेज। ये डेसोलेशन जो फेज है ये बहुत छोटा फेज होता है, ये एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में आता है ये वाला फेज। और इसमें जो ग्रोथ होती है वो डेसोलेट कर जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। मतलब क्यों स्लो हो जाती है? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका जो अमाउंट है वो डिप्लीट होने लग जाता है, उसके जो लेवल है वो डिप्लीट होने लग जाता है। और साथ में क्या होता है, टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। टॉक्सिन से इथेनॉल बनता है ईस्ट फर्मेंटेशन में, तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल क्या है, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है ग्रोथ का, जिसके कारण भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डेसोलेट होने लग जाती है। और क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ होती है। तो अनबैलेंस ग्रोथ क्या होती है कि मतलब जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मतलब उसमें बिगड़ने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ भी होने लगती है। तो जो डेसोलेशन फेस है बहुत छोटा फेस है, ये कब आता है, बिटवीन द एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी फेज। जो मैक्सिमम जो फिर आता है डायक्सिक ग्रोथ फेज। डायक्सिक ग्रोथ कब मैंने आपको बताया था, जबकि दो कार्बन सोर्स प्रेजेंट होंगे मीडिया में, लाइक ग्लूकोज और लैक्टोज। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, बिकॉज वो सिंपल कार्बन सोर्स है, उसको इतने उसके एंजाइम है वो सिंपल है उसको ब्रेक डाउन करने का। मतलब लैक्टोज के लिए उसको पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको पहले गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, देन उसको यूटिलाइज कर पाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो पहले वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा बिकॉज इट इज़ ए सिंपलर कंपाउंड, देन वो लैक्टोज को यूज़ करेगा। तो ऐसे फेस में भी हम लैग फेस और लॉग फेस दोनों बड़े हो सकते हैं अगर डायक्सिक दो शुगर कार्बन सोर्स अगर मीडिया में प्रेजेंट होगा तो। अब थर्ड फेज आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि बिकॉज स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाती है, थोड़ी स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों हो जाती है? बिकॉज इसमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसका अमाउंट कम हो जाता है। एंड सेकेंड इज उसमें टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना, जब ग्रोथ होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन भी उसमें बनते हैं, तो टॉक्सिन के कारण भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिटार्डेड हो, स्टॉप हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। तो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो इसके बीच में दो मेटाबोलाइट बनते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो ग्रोथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, जो मतलब ग्रोथ होएगी तो बनेगा, लाइक इथेनॉल बाय साइक्रोमाइसिस सैरीबेसाई। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि नॉन ग्रोथ एसोसिएट, मतलब ग्रोथ से उनको कोई लेना देना, लाइक एंटीबायोटिक, पिगमेंट्स, ये होते हैं नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड। ये कब बनते हैं? ये बनते हैं हमारे स्टेशनरी फेज के पास। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ये बनते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फेज के पास। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारे बनेंगे ट्रोफोफेज में, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे हमारे इडियोफेज में। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंटीबायोटिक कब बनती है, तो आपको बोलना है एंटीबायोटिक बनती है ग्रोथ कर्व के इडियोफेज में, जो कि स्टेशनरी फेज के पास आता है। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट जिसमें कि इथेनॉल लाइक अल्कोहल बनता है, वो कब बनता है? एक्सपोनेंशियल के ट्रोफोफेज के पास। ट्रोफोफेज जो कल्चर इज न्यूट्रिएंट सफिशिएंट एक्सपोनेंशियल, लाइक कि यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं ये पूरा ये लैग फेज है, ये लॉग फेज मतलब एक्सपोनेंशियल। यहाँ बनेगा हमारा ये ट्रोफोफेज, यहाँ पर आएगा इधर की साइड। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फेज चल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फेज के पास आएगा हमारा ट्रोफोफेज। इस ट्रोफोफेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं जो कि ग्रोथ एसोसिएटेड होते हैं, लाइक इथेनॉल। फिर आता है इडियोफेज। इडियोफेज कब आएगा? जैसे कि ये हमारा क्या चल रहा है, स्टेशनरी फेज चल रहा है, ये स्टेशनरी फेज के पास आता है इडियोफेज। इडियोफेज में कार्बन लिमिटेशन हो जाती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, और जो हमारा हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट मतलब जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमें
हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस फेज़ के पास आता है हमारा इडियोफेज। इडियोफेज में बनती है एंटीबायोटिक्स बनती है, पिगमेंट्स बनते हैं। तो ये सब होते हैं नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड होते हैं। ये होता है सेंसेंस। सेंसेंस मतलब कि डेथ फेज के पास। डेथ सेंसेंस का मतलब भी डेथ होता है एक तरह से। तो डेथ फेज जब आएगा तो उसके बाद सेंसेंस मतलब कि वहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डी सेल का लाइसिस होने लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बने वो डिग्रेड हो जाएंगे और यूज बाय द कल्चर। ये हो गया हमारा सेंसेंस। आता है हमारा डेथ फेज। डेथ फेज मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म के सारे और मतलब मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, मतलब ऑर्गेनिज्म ने सारे न्यूट्रिएंट अपटेक कर लिए हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है मीडियम में, ताकि ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो गए हैं। तो और सेल बिल्डअप हो, उनको स्पेस नहीं मिल रहा सेल को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिएंट कम हो गए, तो सेल का करने लग जाते हैं डेथ, अपनी सेल का लाइसिस करने लग जाते हैं। सेल का लाइसिस होता है मतलब सेल की डेथ हो गई है। तो अगर हमें पता लगाना है सेल डेथ फेज में है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम दूसरे सब मीडिया पे मतलब कि न्यू मीडिया पे सब कल्चर करेंगे। अगर वो उस पर ग्रो कर जाता है इसका मतलब वो डेथ फेज में नहीं था। अगर वो उस पर मीडिया पे ग्रो नहीं करता इसका मतलब ऑर्गेनिज्म डेथ फेज में था, इसलिए वो उस पर ग्रो नहीं करा। थैंक यू। And please do subscribe my channel and watch my other video. This is only part 1 of growth curve. Second part will also come after few days. Please do subscribe my channel and watch my other videos also. Thank you.